everybody will be happy. जी दिनेश। एक सीट थी लद्दाख की, कारगिल से मोहम्मद हनीफा आए और जीत के चले गए, इंडिपेंडेंट प्रॉक्सी कैंडिडेट है, मैं आपको बता दूं। मुझे लगता था कि शायद वहां पर कांग्रेस की जीत बहुत आराम से हो जाएगी, क्योंकि सोनम वांगचुक का जो केस हुआ था तो बीजेपी को वोट बैंक नहीं मिल रहा था वहां पर। उसके बावजूद भी बीजेपी ने 30,000 वोट लिए, कांग्रेस को भी 30,000 वोट मिले, लेकिन वो 60,000 वोट लेके कारगिल से एक इंडिपेंडेंट जीत गए, मोहम्मद हनीफा। मुझे बड़ी हैरानी सी हुई। शायद लगता है कि अगर कांग्रेस ने एक सभा कर ली होती वहां पे अच्छी सी लद्दाख में, या खासतौर से कारगिल में काफी वोट थे, तो कांग्रेस उस सीट को बहुत आराम से, उसके मतलब झोली में पड़ी हुई सीट थी। मैं हैरान हुआ कि ये उनकी झोली से सीट निकल कैसे गई। मैं मेरे लिए शॉकिंग था एक्चुअली, देखा जाए तो। शायद उसमें कुछ लेसन्स हैं और बाकी जगह से भी लेसन्स हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र अक्टूबर और जम्मू कश्मीर सितंबर, ये 3 चुनाव सामने हैं। दिसंबर में झारखंड है। मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस इज बेटर प्रिपेयर्ड एटलीस्ट फॉर देम, और कश्मीर के अंदर और हरियाणा के अंदर वो विक्ट्री स्नैच कर सकती है। महाराष्ट्र में तो कर जाएंगे ये लोग, मुझे लगता है। हरियाणा के अंदर बहुत कमर कसनी पड़ेगी, और आपके लगता है कि राहुल वगैरह को सबको लगना पड़ेगा, तभी हरियाणा आएगा, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। सुजाता जी, आखिरी टिप्पणी एक छोटी सी। देखिए, आने वाले समय में ये तो जो आपने बात कही है कि जो राज्यों में चुनाव है वो बड़े महत्वपूर्ण होंगे, और मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि ये सरकार जो है बहुत मजबूत है, बिल्कुल नहीं है। और अगर जो हमें इस वक्त दिख रहा है वो भले ही ऐसा लग रहा है कि सबने सरेंडर कर दिया है, लेकिन साथ में मुझे जो दिख रहा है वो ये भी है कि मोदी, मैंने ये नहीं कहा, नहीं आपने नहीं कहा, हाँ मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि वो अभी मजबूती से खड़े हैं फिलहाल आज की पोजीशन में। 6 महीने बाद क्या होंगे मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। जी नहीं मैं एक जनरल बात कह रही हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी मजबूती से खड़े हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। मुझे क्या दिख रहा है कि जो जो परसेप्शन बनाने की कोशिश मोदी जी की रहती है वही कोशिश वो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मोदी जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार चली आ रही है वही चली जा रही है, क्योंकि अहंकार तो अहंकारी व्यक्ति का खत्म नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि जो मैंने उस दिन पॉइंट आउट आपको किया था कि जिस वक्त इनकी मीटिंग हो रही थी सेंट्रल हॉल में, उस वक्त इनके बगल में राजनाथ सिंह जी थे और उनके बगल में अमित शाह थे। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बैलेंस करने की ये कोशिश है। और कल जो परसों जो मुझे शाम को तस्वीर दिखी, उसमें जब मुझे अमित शाह भी दिखे, राजनाथ सिंह भी दिखे और उनके बगल में नितिन गडकरी भी दिखे, तो मुझे नितिन गडकरी जी में बिल्कुल सरेंडर करने वाले भाव नहीं दिखे। मुझे ऐसा लगा जैसे एक मजबूरी है, बैठनी है, मतलब पार्टी की बात है, अब इतनी भी बेइज्जती मत करो, है ना, जैसे किसी ने हाथ पांव जोड़े हो कि भैया इतना तो कर ही दो, अब बैठ ही जाओ। क्योंकि जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था वो बता रहा था कि कई चीजें ठीक नहीं है। और आपने देखा होगा कि जब नेता लोग आ रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पांव में शायद कुछ तकलीफ होगी इसलिए वो बार बार उठते नहीं है, लेकिन जब लोग आ रहे थे तो ना केवल वो राजनाथ सिंह जी तक आ रहे थे, मगर वो फिर इनके पास भी आ रहे थे। क्या बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि नितिन गडकरी जी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन, एंड मोर देन इंपॉर्टेंट ही इज मच मोर रिस्पेक्टेड देन ऑल दोस 3 पीपल जिनको उन्होंने पहले नमस्कार किया, जिनका अभिवादन उन्होंने पहले किया। एक और चीज मुझे जो दिखाई दी, सब कुछ होने के बावजूद मोदी जी का बॉडी लैंग्वेज उस दिन भी मुझे मजबूत नहीं दिखाई दे रहा था। वो सिर्फ एक फ्रंट, एक दिखाने की कोशिश मुझे मात्र लग रही थी। और जो बयान आरएसएस प्रमुख का कल रात को आया है 9:45 बजे, उसको इन्होंने डाला है। मतलब ये तो भाषण उन्होंने दिन में दिया होगा या उसके पहले दिया होगा, लेकिन वो उन्होंने ट्विटर पे जब डाला, या जिसको आप एक्स कहते हैं, तो ये कोई मैसेज जरूर है। लेकिन मेरा तो सवाल ये था कि भाई आरंबाई टेंगोल हो या नेती लिपुण, ये दोनों संगठन जो है ये आरएसएस अफिलिएट है मणिपुर में। तो आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं, मैं तो यही आपसे दरख्वास्त करूंगी कि इसके ऊपर जरूर आप एक एनालिसिस करिए और इसका कार्यक्रम जरूर करिएगा कि आखिर वो कहना क्यों चाह रहे हैं। क्योंकि है तो वो भी मोदी जी के साथ ही, वो कहीं पे भी इनसे अलग नहीं है। सत्ता उन्हें मिलती है तो वो सत्ता के साथ ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। क्योंकि आज मैं एक और बयान देख रही थी
किसी टीवी चैनल पे, जहां लिखा गया था कि उन्होंने कहा है कि विपक्ष को भी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। तो वो बार बार आते हैं, एक स्टेपनी की तरह उन्होंने रखा हुआ है, उनको जब जरूरत पड़ती है उसको उठा के ले आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई ऐसी चीजों को होना चाहिए। लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, मेरे दिमाग में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है ये अस्थिर सरकार ही है, लेकिन अगर हमने इनको मौका दिया तो ये बहुत स्थिर सरकार हो सकती है और इनके ऊपर न केवल नजर बड़ी पैनी बना के रखनी पड़ेगी, मगर ये भी देखना पड़ेगा कि ये मजबूत ना हो। और आपने सही कहा कि टीडीपी जो है वो शायद स्पीकर पद लेगी। अगर स्पीकर पद नहीं लिया तो बीजेडी के साथ वो देख ही रहे हैं कि क्या हुआ, और उनकी अपनी मजबूरियां भी वो जानते हैं कि क्या क्या है। पैसों की भले ही कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और गड़बड़ घोटाला तो है, दोनों नीतीश और नायडू जी के साथ। जी, एक खबर ये भी है कि जाते जाते आपको इन्फॉर्म कर दूं दर्शकों को कि महाराष्ट्र के चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है महाराष्ट्र यूपी के बाद, जहां 48 लोकसभा की सीटें होती है और 288 विधानसभा की सीटें हैं, और जो एक तरह से ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी के जीतने के चांसेस काफी स्ट्रांग है आज की तारीख के हिसाब से देखा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के एक नए चीफ जो बनाए जा सकते हैं वो महाराष्ट्र से हैं, विनोद तावड़े। उनका नाम सबसे प्रमुखता से सबसे टॉप पर आ रहा है, और विनोद तावड़े को जो ये लीडरशिप देने की बात हो रही है वो महाराष्ट्र को ही ध्यान में रखते हुए हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र इज नॉट जस्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील ऑफ एंटायर बीजेपी पिक्चर, बिकॉज ना केवल फाइनेंशियल कैपिटल है बल्कि यहीं से सारा पैसा जो होता है दिल्ली जाता है और वहीं से सारी सप्लाई होती है। तो महाराष्ट्र जैसा स्टेट अगर बीजेपी विधानसभा में गवा देती है तो उसका एक बहुत बड़ा सोर्स ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है। तो महाराष्ट्र को कोई गवाना नहीं चाहेगा, बिकॉज महाराष्ट्र आल्सो कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ इंडियाज जीडीपी एंड आल्सो कंट्रीब्यूट्स वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यू कैन से करेंसी नोट्स टेम्पो भर भर के केंद्र को जाते हैं यहाँ से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसी बात के साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा। दोनों टेम्पो वाले पहुंचे हुए थे, दोनों टेम्पो वाले मोदी जी के शपथगढ़ पहुंचे। जी 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 जी। तो महाराष्ट्र हाथ से ना निकले तो विनोद तावड़े का नंबर 1 पे नाम चल रहा है इस समय कि उनको बीजेपी का प्रमुख बनाया जाए, क्योंकि अब बीजेपी में इलेक्शन तो बंद हो गया, आपको पता, अब तो नॉमिनेशन आ गया है। पहले इलेक्शन कभी होते थे तो भी सामने तो कोई खड़ा होता नहीं था, नाम का लोकतंत्र था, अब वो भी चला गया, अब तो पूरा पूरा ठोक तंत्र है। खैर दर्शक मित्रों, शुक्रिया आपका, सुजाता जी, हेमंत जी, गिरीश भाई, आप लोगों ने जो बिंदु रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये प्रोग्राम इसलिए किया कि कहीं ना कहीं जागना जरूरी है और सोइएगा मत। रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार सो गए थे चुनाव में, उनको ये बताना है कि आप सोइएगा मत, आप सोएंगे ना तो आपके नीचे की दरी और तकिया भी निकाल के बीजेपी वाले ले जाएंगे। मत कहिएगा बाद में कि हाय ये क्या हो गया, हम तो बिस्तर पे सोए थे, अब उठे हैं तो हम नंगी जमीन पर सोए हुए हैं। दिस इज बीजेपी फॉर यू। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।